Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do judiciary. Okay, so now judiciary, talking of judiciary, Supreme Court जो इंडिया का है that came into being 28 January 1950 को, that is 2 days after our constitution came into effect. Supreme Court of India came into being on 28 January 1950. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया, इससे पहले आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशल कमिटी ऑफ प्राइवी एग्जिस्ट करती थी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी को रिप्लेस किया था 1950 में। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस हुआ करते थे और प्रेजेंटली चीफ जस्टिस होते हैं, देयर आर 31 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर हम अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 24 हाई कोर्ट्स इन टोटल हमारे पास हैं एंड बात करें कि फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स कहाँ के थे या कौन कौन से थे, सो दैट इज़ मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। Now there are two terms that we come across, a division bench and a constitutional bench. When we talk of a division bench or judges ka bench, this bench consists of 2 to 3 judges and constitutional bench consists of 5 to 13 judges. Talking of the hierarchy of courts in India, so at the apex we have the Supreme Court, then we have the High Court, and then below the High Court in every state you have civil courts and criminal courts. Civil courts की अगर हम बात करें, so we have district court, then we have senior civil judge court, then principal junior civil judge court, and then junior civil judge court. Then criminal कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेशंस कोर्ट, इनके जज को हम सेशंस जज कहते हैं और इनके जज को डिस्ट्रिक्ट जज। देन वी हैव चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, देन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड देन सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। देन वी हैव मुंसिफ कोर्ट्स विच आर द लोएस्ट इन द हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स, दे आर ऑफ सिविल नेचर। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समवन हु इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? दे आर फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इफ द क्वेश्चन कम्स हु इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल. Attorney General is appointed by the President under Article 76. Now in this chapter you will come across a lot of articles and the question which came in CUET was कि original jurisdiction is granted to Supreme Court under which article? So that the answer is Article 131. So definitely one article based question at least will come. Obviously the number can go up. Now appointed by the President under Article 76 and Attorney General holds the office during the pleasure of President. Attorney General must be qualified to be appointed as a Supreme Court judge. यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो क्वालिफिकेशन जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। क्या होती है वील डिस्कस आगे। Possessing adequate legal practice or have served as a judge for requisite duration. अब ये जो अटॉर्नी जनरल हैं या तो इन्होंने adequate legal practice किया हो या फिर इन्होंने सर्व किया हो as a judge for requisite duration. देन इनकी ड्यूटी क्या है? एडवाइस देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉन लीगल मैटर्स, देन टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। इनके पास राइट है टू अपीयर इन कोर्ट, राइट टू ऑडियंस, मे ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, बट जब ये पार्ट ले रहे हैं ये इनके पास वोट नहीं होता है, दे हैव नो राइट टू वोट। देन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन, अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए इन्हें सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करते हैं एंड 4 additional solicitor general. So कौन असिस्ट करता है? सॉलिसिटर जनरल एंड 4 additional solicitor generals. अब ये जो इन दोनों की पोस्ट्स है ना, इनकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है बट ये पोस्ट्स बनाई गई हैं. देन एडवोकेट जनरल, अब जैसे अटॉर्नी जनरल आपके नेशनल लेवल पे होते हैं वैसे हमारे पास एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे आते हैं. ये आपके स्टेट के जो सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं they become advocate general and they act as legal advisor to the state government appointed by the governor. president आपका होता है नेशनल लेवल पे. अब स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट हम मानते हैं गवर्नर को, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 165. परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, राइट, थ्रू हिम और हरसेल्फ या फिर थ्रू लॉ ऑफिसर्स
और प्लीडर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट। देन एडिशनल एडवोकेट जनरल्स भी अपॉइंट किए जाते हैं एंड इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। Now there are certain articles that we need to see. Article 50. Article 50 lays the rule of independence of judiciary. Now what do we mean by independence of judiciary? When we talk of independence of judiciary, it is the independent character of judiciary. That is independent from the other two branches, the executive, legislature and judiciary. So judiciary is an independent organ because अगर उसमें influence होगा legislature executive का, then क्या होगा, आपकी जो judiciary है वो independent नहीं हो पाएगी and it will come under the influence of that. So हम judiciary को independent बनाते हैं ताकि कोई भी political influence इसमें ना आ पाए और पूरी constitutional role जो है इनका वो पूरी purity से deliver किया जा सके. देन आर्टिकल 131 वी टॉक ऑफ, तो आर्टिकल 131 कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को बताता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है. आर्टिकल 32 एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि आर्टिकल 32 से और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसे हम रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है थ्रू आर्टिकल 32. देन एपलेट ज्यूरिसडिक्शन इज टू, एपलेट इज टू कि जब आप किसी जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट कि आप देख के हमें कोई और वो दीजिए, सो जो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो आपका दैट इज ऑल्सो ग्रांटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 136 के अंडर अपनी वाइड एपलेट ज्यूरिसडिक्शन पावर्स को परफॉर्म करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट कर सकते हैं. वंस अगेन देखिए, आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट अपनी वाइड एपलेट ज्यूरिसडिक्शन को परफॉर्म कर सकता है बाय इशूइंग स्पेशल लीव टू अपील. ओके, दिस इज आर्टिकल 136. Then we talk of the roles, the various roles that the Supreme Court plays. So it is adjudicator, interpreter, advisor and activist. Activist which is also called judicial activism. Now when we talk of adjudicator, adjudicator means कि जो Supreme Court है आपका वो disputes resolve करता है between the parties. So adjudicate करता है वो upon the matter. That is your adjudicator in very short and crisp manner. Then interpreter, कोई भी ऐसा क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का या कोई भी ऐसा लॉ है जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में आपका सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है. दैट इज़ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन इंटरप्रेटर. देन द नेक्स्ट रोल दैट वी हैव इज़ एडवाइज़र. एडवाइज़र क्या होता है, बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट एडवाइज़ कर सकता है प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर्स जो कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना चाहते हैं. ठीक है, अब ये जो एडवाइज़र रोल है इनका टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 143. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सॉट बाय द प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे एससी क्या एक्ट कर रहा है, एज एन एडवाइज़र. इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं. सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या फिर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है या फिर कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज आर्टिकल 143. नाउ अगेन यहाँ पे एक चीज़ टू कीप इन माइंड इज कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो एडवाइस करना चाहता है या एडवाइस नहीं करना चाहता है. जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पॉलिटिकल मैटर है जो उसको रेफर किया जा रहा है, देन सुप्रीम कोर्ट वुड लाइक टू स्टे आउट ऑफ इट, इट विल नॉट एडवाइस. सो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली डिस्क्रिशन होता है, वो एडवाइस करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे. नाउ नेक्स्ट रोल दैट वी हैव इज एक्टिविस्ट. दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म. ओके, सो नाउ वी टॉक ऑफ एक्टिविस्ट, द जुडिशियल एक्टिविज्म. रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोकस स्टैंडाई को एक्सपैंड किया है. लोकस स्टैंडाई इज राइट ऑफ अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, कि कौन अपीयर कर सकता है. इन्होंने इसको किस फॉर्म में एक्सपैंड किया है, पीआईएल के फॉर्म में. पीआईएल जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका. सो इसके थ्रू क्या होता है, अगर कोई अग्रीव्ड सेक्शन है लोगों का या कोई एक ऐसा इंसान है जो शायद अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकता, देन कोई भी दूसरा इंसान ऑन द बिहाफ ऑफ दोज क्लास ऑफ पर्सन्स पीआईएल फाइल कर सकता है. दैट इज
आपका लोकस स्टैंडाई को जो उन्होंने रिलैक्स किया है, दैट इज थ्रू. नाउ फर्स्ट एवर PIL जो कि लिस्ट हुई है उसे हम कहते हैं हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. दिस इज द फर्स्ट एवर PIL दैट वी हैड इन 1979. इस केस में जस्टिस PN भगवती ने डिक्लेयर किया राइट फॉर फ्री लीगल एड एंड एक्सपीडिटियस ट्रायल ऑफ द प्रिजनर्स. बिकॉज वाई, ये जो आपकी हुसैनारा खातून थी, इन्होंने इस केस को फाइल किया था ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द बिहार जेल अगेंस्ट द इनह्यूमेन कंडीशन जो उनको गो थ्रू करनी पड़ती थी. ठीक है, अब हम बात करें तो ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू लोकस स्टैंडाई का जो उन्होंने उसे फर्दर रिलैक्स किया था. ठीक है, आप कह सकते हैं PIL इन अ वे फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है जुडिशरी के रोल को एज अ मॉनिटर एंड वॉचडॉग एजेंसी. बिकॉज अब हम ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके अगेंस्ट कुछ हुआ है वही आके कंप्लेन करे तब होगा. अब हमने PIL का रास्ता खोल दिया है. सो दैट इज व्हाट वी टॉक ऑफ हियर. नाउ we move towards our next topic. See, the very same thing is written over here. Now we come forward to the retirement age. Retirement age that you have for Supreme Court judge is 65 years and for a High Court judge it is 62 years. 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स. बट रीसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं कि इस एज को बढ़ाया जाए. तो प्रपोजल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को 70 ईयर्स कर दिया जाए और हाई कोर्ट के जजेस की एज को 65 ईयर्स कर दिया जाए. बट एज ऑफ नाउ लीगली ये आपका टेन्योर होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. मेथड जो है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पहले हम अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, तो वो आपको आर्टिकल 124 में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, आर्टिकल 124 में आपको मेथड मिलेगा. अब इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है वो पता चलेगा. ठीक है, बट हम एक्चुअल में कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली ये लिखा है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हर एक जज अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी. ठीक है, ये है हमारा आपके कैसे अपॉइंटमेंट होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये है कि अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, किसी नॉर्मल जज को अपॉइंट कर रहे हैं, देन आपको चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना पड़ता है. इसी आर्टिकल में आपको क्वालिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन क्या है. सो पहला क्वालिफिकेशन कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की. देन एटलीस्ट 5 years जज रहे हो वो हाई कोर्ट के. अब ये हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट हो सकता है या फिर 2 और मोर हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर एटलीस्ट 10 साल के लिए वो एक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, किसी एक हाई कोर्ट के या फिर अगेन एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के, बट 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड देन ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. दीज आर द क्वालिफिकेशन, और यही क्वालिफिकेशन हमारे अटॉर्नी जनरल के लिए भी है. नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू appointment of the judges of high court. Now when we talk of this again, constitutional mandate क्या है, president इनको appoint करते हैं after consultation with the chief justice of India, the governor of the state, and in case अगर आपका कोई ऐसा जज है जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई पोस्ट के लिए इलेक्ट करना है, देन उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी से भी एडवाइस लेनी होती है. ठीक है, अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजनशिप इंडिया की मैंडेटरी है. उसके बाद एटलीस्ट 10 years कोई जुडिशियल ऑफिस इन्होंने होल्ड किया हुआ हो, या फिर एटलीस्ट 10 years वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, बस 10 साल इन्होंने हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस किया हो. दीज आर द ओनली क्वालिफिकेशन that the high court judge needs to have. and ये आपका 217 आर्टिकल में दे रखा है.
अब आर्टिकल 233 में आपको दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस. नाउ हियर इसके लिए अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है कि आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नर बनाते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो कि जिस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है उसमें कंसर्न है. नाउ अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेंबर होना चाहिए ये किसी जुडिशियल सर्विस के ऑफ द स्टेट, एंड एनी पर्सन हु हैज अ मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर एट बार. अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल था. एक्चुअल में हम क्या करते हैं? एक्चुअल में बहुत ही अजीबोगरीब प्रोसेस है. एक्चुअल में ये प्रोसेस है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी भी मेंबर, किसी इंडिविजुअल का रिकमेंडेशन देंगे टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. अब ये क्या करेंगे? ये सेम चीज़ को पुट अप करेंगे टू द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड देन फाइनली आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेंगे. तो ये क्या है? कोलिजियम मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं, एंड इट इज़ अ जुडिशियल क्रिएशन थ्रू केस लॉज, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा कुछ और ही है. सिमिलरली जब हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करें, तो हाई कोर्ट के लिए कोलिजियम क्या है? चीफ जस्टिस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, ठीक है, एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. ये क्या करते हैं? अपनी रिकमेंडेशन कन्वे करते हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट. अब ये अपने व्यूज डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजते हैं. देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको दोबारा से अप्रूव करके यहाँ भेजता है. फिर ये इसे प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं. फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड फाइनली आपके हाई कोर्ट के जज मिल जाते हैं. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट स्टिल इज सिंपल, बट हम कोलिजियम मॉडल फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल नहीं फॉलो करते हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ये इशू जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, जो हम कोलिजियम मॉडल का कर रहे हैं, कैसे डेवलप हुआ. सो सबसे पहले क्या हुआ? 14th लॉ कमीशन जो थी अंडर द लीडरशिप ऑफ MC स्टालवर्ड, जो कि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. MC स्टालवर्ड ये इंडिया के क्या थे? इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इन 1958. एंड इन्होंने टेकअप किया, इस 14th लॉ कमीशन ने टेकअप किया इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. एंड इसमें क्या हुआ? टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देन इफ यू हैव द बुक, देन 26, wait, I'll tell you. Refer to page number 16 and 17 of the book, chapter Judiciary. You'll find एक बहुत ही ज़्यादा explained way उसका, जो कि हमें as such I don't think so कि notes में लिखने लायक उतना बड़ा वो था, ना ही उतना ज़्यादा उसमें कुछ objective question form हो सकते हैं. But again अगर phrase wise आ गया तो आपको book को refer करना पड़ेगा, तो यहाँ पे book को refer करिएगा. ऐसे हुआ. एंड देन आपका क्या हुआ? सीरीज ऑफ 3 जुडिशियल डिसीजन आए इसके बाद, पॉपुलरली नोन एज 3 जजेस केस. एंड इन 3 जजेस केस ने हेल्प किया इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कोलिजियम सिस्टम. अब हर केस के अंडर क्या हुआ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करने को, बट हाँ यू शुड हैव दैट इन योर माइंड. याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप उसकी ले लीजिएगा बुक से, बट हाँ उन केसेस को पॉपुलरली क्या कहते हैं वो याद करना है, दैट इज 3 जजेस केस. एंड ये क्या थी? सीरीज ऑफ 3 जुडिशियल डिसीजन जिन्होंने हेल्प किया इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कोलिजियम सिस्टम. नाउ वी टॉक ऑफ द इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये डील करता है विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. अब ये इम्पीचमेंट कैसे होता है? राइट, सो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एक इंक्वायरी हम बनाते हैं कि कौन से बेसिस पे आप जज को रिमूव करने के लिए कोई प्रपोजल ला रहे हैं. ठीक है, आप कौन से बेसिस पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है वो हमारे पास 2 हैं. पहला प्रूवन मिसबिहेवियर, या फिर दूसरा इनकेपेसिटी. इनकेपेसिटी क्या?
इनकैपेसिटी टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ये दो बेसिस होते हैं जिन पे आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा सकते हैं। सिमिलरली फॉर द हाई कोर्ट जज एज वेल। इंक्वायरी इनटू दिस ग्राउंड, जो एलिगेशंस लगे होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, उनके लिए इंक्वायरी कौन से एक्ट के अंडर होती है? अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1986। ये इंक्वायरी एक कमिटी ऑफ मेंबर्स करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज दिस कमिटी? दो आपके जजेस होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से एंड दूसरा चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के। अगर कंप्लेंट हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट है, देन दो जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, जो रिकमेंडेशन है टू इम्पीच द जज हैज टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके रिकमेंडेशन करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन ये जो प्रपोजल है इम्पीचमेंट का, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर डिस्कशन बाय 100 MPs इन लोकसभा और 50 MPs इन राज्यसभा। एंड अब ये जो इम्पीचमेंट प्रपोजल की जो पूरी आपकी कॉपी है, वो आपके जज को भी दी जाएगी जिसके अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, 124 क्लॉज 4 डील करता है। इसके अंडर जो मोशन है इम्पीचमेंट का हैज टू बी पास बाय द 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि अब ये जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये हर हाउस का है। लाइक लोकसभा में भी ये हो 2/3 एंड दिस, एंड ये राज्यसभा में भी हो। ओके, नाउ विच जज वाज इम्पीच्ड? इकलौता जज जो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस से आपके गए थे वो थे जस्टिस सुमित्रा सेन, ठीक है, सॉरी जस्टिस सौमित्र सेन। इनको इम्पीच किया गया था 2011 में फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। Here we talk about two academies or educational institution. So first we talk of National Judicial Academy. ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसे फाउंड किया गया था 1993 में। इट इज़ लोकेटेड इन भोपाल और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ओके, सो वेट अ मिनट। Now this we talked of कि ये आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स इन इंडिया। ये उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। देन वी हैव नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड जुडिशियल एजुकेशन टू हाई कोर्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशियल अकेडमीज। These are the two institutions that we had to talk about. Now there is something which is called judicial review. अब judicial review क्या है? Judicial review आपका एक प्रिंसिपल है या एक लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रैक्टिस है जहाँ पे एक कोर्ट एग्जामाइन या रिव्यू कर सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के एक्ट को एंड डिटरमाइन इफ द एक्ट इज इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्या हो रहा है, आपकी जुडिशरी क्या कर रही है, एग्जामाइन या रिव्यू कर रही है किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट को। ये यूजुअली सुप्रीम कोर्ट आपके करती है, ठीक है। एग्जामाइन या रिव्यू कर रही है किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट को एंड देन डिटरमाइन करते हैं कि ये एक्ट इनकम्पैटिबल तो नहीं है विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर होता है तो हम उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो आपके नहीं है कंपैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर पूरा एक्ट ही है तो वो नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, यानी कि ना अब वो लॉ नहीं अप्लाई करेगा फर्दर। ना जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, सो मोर और लेस रिलैक्स जुडिशियल रिव्यू दैट वी टॉक ऑफ वो हमें यूएसए, कनाडा और फ्रांस में मिल जाएगा। एंड रिस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू जहाँ पे ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट के पास नहीं है, दैट इज ब्रिटेन। ओके, नाउ वी हैव टू मोर आर्टिकल्स हियर। आर्टिकल 226।
आर्टिकल 226 आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन देता है हाई कोर्ट का। अब हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन की, अपने आप से याद करिए कि वो कौन सा आर्टिकल था, नहीं याद है तो पीछे जाके वीडियो में दोबारा से देखिए। उसके बाद वी हैव आर्टिकल 246 ये इसके थ्रू क्या होता है, पार्लियामेंट आपकी लॉ बनाती है विद रिस्पेक्ट टू 3 लिस्ट्स। आर्टिकल 246 के अंडर पार्लियामेंट आपकी लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू 3 लिस्ट, और ये 3 लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को कंसर्न करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आते हैं। देन स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में आते हैं वो आपके स्टेट लिस्ट हो गया। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों का से होता है, बट यूजुअली आपका यूनियन वहाँ पे ओवरराइड करता है, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 246। नाउ थ्रू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ये आर्टिकल 368 पावर देता है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो इस पावर को लिमिट करता है फॉर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे ये पावर पार्लियामेंट नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। बी आर अम्बेडकर ने इसी प्रोविजन को 13 क्लॉज 2 को टर्म किया था एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, हमारा 1971 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके थ्रू क्या हुआ, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 था उसे ऑल्टर कर दिया गया एंड 368 आर्टिकल के थ्रू अनलिमिटेड पावर मिल गई अमेंडमेंट की टू द पार्लियामेंट। ऑलराइट, ऐसा बन गया थ्रू दिस अमेंडमेंट। अब क्या हुआ, आपके पास एक केस आया, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 1971 में ये आपका प्रोविजन आया, 1973 में एक केस हुआ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया, या फिर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देर आर सर्टेन बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, एंड फंडामेंटल राइट इज वन सच बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा है, सो आप उसको नहीं अमेंड कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज अनअमेंडेबल। देन हमने एक लीगल मैगजिम वाले में एक मैगजिम की थी, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जिसे कहते हैं टू लिसन टू द अदर साइड। अगर ये लीगल मैगजिम वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए बिकॉज वो भी आपका CUET का कोर्स है। सो अब ये जो लीगल मैगजिम है ये अप्लाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पूरा इशू था अबाउट द कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट, जहाँ पे मेनका गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे उनका पासपोर्ट कन्फिस्केट हो, बट उनका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया गया था। सो उसी पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे कन्फिस्केट कर ले रहे हैं, एटलीस्ट लिसन टू द अदर साइड, उनका भी तो सुनिए। सो दैट इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से उसमें लगाया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये हमने इम्पीचमेंट की बात की थी, कौन से ग्राउंड्स हैं। देन अब हम 2 बुक्स की बात करते हैं, कल्चर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो कि हमने बताया कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की मेंटेन करना ज़रूरी है, एंड जजेस ऑन ट्रायल। ये 2 बुक साइमन शेट्रीट ने लिखी है। उसके बाद इंडिया आपका कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि यहाँ पे आपकी जुडिशरी लॉज बना सकती है जिन्हें हम केस लॉज कहते हैं, ठीक है। और देन वी ऑल्सो हैव सिविल लॉ ज्यूरिसडिक्शन जो कि एग्जिस्ट करता है जर्मनी में, रशिया में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में। यहाँ पे केवल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हैव द पावर कि वो लॉज बना पाए। नाउ हमने बात की थी कि आर्टिकल आपके 246 के अंडर पार्लियामेंट 3 लिस्ट में लॉज बना सकते हैं, 3 लिस्ट के रिगार्डिंग, राइट। ये आपके 7th शेड्यूल में दे रखा है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आपके 7th शेड्यूल में मिल जाएगी। शेड्यूल में आपके ये तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मिलेंगी। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू की हमने बात कर ली कि किसी भी एक्ट को रिव्यू करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनकम्पैटिबल तो नहीं है। आप इन जुडिशियल रिव्यू के स्कोप की बात करते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स।
जहाँ पे भी किसी इंडिविजुअल के राइट्स कंसर्न है या ग्रुप के राइट्स कंसर्न है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट, कर सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, देन वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू आपके सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। देन फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस कितना फेयर है उसे भी डिटरमाइन करा जा सकता है बाय द जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल अप्लाइड है या नहीं, रीजनेबलनेस है या नहीं, कि किसी मतलब ढंग के उसके रीज़न की वजह से वो एक्ट लाया गया है, इट वॉज नेसेसरी और नॉट। प्रोपोर्शनैलिटी, कि मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या कैसे हो रहा है, वो रख के उस एक्ट को बनाया गया है। देन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, उनसे एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका जो एक्ट होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। बट अभी जहाँ पे भी लगता है कि वो अपने उस रोल को नहीं अच्छे से निभा पाए हैं, वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। देन अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, देन क्या होता है, वहाँ पे भी आपका जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को भी इनफैक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। बस इतना है जुडिशरी के लिए। अगेन मैं ये चीज़ एम्फसाइज करूँगी कि प्लीज़ डू रीड द बुक, बिकॉज उससे फ्रेजेस आ सकते हैं एंड देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो हमें नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोट्स उनको नोट्स बनते ही इसलिए हैं कि बुक की तरह एकदम बड़े बड़े चैप्टर्स ना हो, छोटे में सब निपट जाए। तो बुक को पढ़िएगा, वहाँ से आपका आ सकता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ कि इंडिया आपका कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, हमने अभी किया, एंड इंडिया में हम एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो करते हैं। एडवर्सेरियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे आपका जज क्या होता है, जज जस्ट हैज़ टू डिसाइड द केस। वो न्यूट्रल होते हैं एंड दोनों पार्टी को हियर करने के बाद उनको डिसाइड करना होता है। एंड एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या होता है, लॉयर्स एक्टिव होते हैं दोनों साइड के। तो इंडिया आपका एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो करती है जहाँ पे लॉयर्स का भी एक एक्टिव रोल है और जज का क्या है, न्यूट्रल होके सबको देख के एविडेंस वगैरह को एक डिसीजन पे आना। वहीं पे वी ऑल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ सिस्टम विच इज़ इंक्विजिटोरियल सिस्टम। अब इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, जज इज़ द मेन पर्सन, जज का मेन रोल होता है, वही एविडेंसेस भी लाते हैं, ढूंढते हैं, सारा काम जज करते हैं एंड देन वो जज ही आपके डिलीवर करते हैं उसको। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एडवर्सेरियल सिस्टम की, तो एडवर्सेरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल होता है, वेयर एज आपके इंक्विजिटोरियल सिस्टम में लॉयर्स का बहुत ही पैसिव रोल होता है। दैट्स द नॉर्मल नॉलेज दैट यू शुड हैव। That's it for today's video. Hope you understood the concepts and do tell me if you need me to take up any other topic. Thank you so much.